बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीजें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में जरूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में जानवरों के अनुकूलन के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे जंतुओं में प्रजनन भाग 1 चैप्टर को। उसके बाद जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जाता है। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे, हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलहों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके। किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे।
अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया, फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? वो थे सत्य और अहिंसा। छाया और उत्सव बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों साथ में पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ खेलते भी हैं। छाया को विज्ञान में बहुत दिलचस्पी है और उत्सव को नई चीजें जानने की खूब उत्सुकता है। एक बार दोनों छाया के कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस दिन उत्सव का मन पढ़ाई में लग नहीं रहा था। तभी उसकी नजर कमरे में ड्रेसिंग टेबल के शीशे के ऊपर पड़ती है। तुम शीशे में क्या देख रहे हो उत्सव? छाया, मैं यह सोच रहा हूँ हमें शीशों में अपनी तस्वीर, मेरा मतलब है अपनी छवि कैसे दिख जाती है। ऐसा कांच के गिलास में देखने पर तो नहीं होता। अच्छा सवाल है। मुझे इतना पता है कि इसका संबंध प्रकाश से है। चलो आंगन में चलते हैं, वहाँ कुछ प्रयोग करके देखते हैं। उत्सव, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि बाहर हमें ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बाहर सूरज की रोशनी कमरे के बल्ब से ज्यादा तेज है। बिल्कुल ठीक, हमें प्रकाश की वजह से दिखाई देता है। देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। जब रोशनी किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। छाया, मैं समझा नहीं। रोशनी टकरा कर आती है, लेकिन पानी में से तो रोशनी आर पार चली जाती है और हम उसके अंदर भी देख सकते हैं। हमें कांच का गिलास भी दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके आर पार भी दिखता है। एक मिनट रुको। छाया अंदर से एक कांच के गिलास में पानी और 1 रुपए के 2 सिक्के लेकर आती है। उत्सव, ध्यान से देखो। छाया एक सिक्का पानी से भरे गिलास में डाल देती है और गिलास को एक हाथ में उठा लेती है और दूसरे हाथ में दूसरा सिक्का। उत्सव, तुम कौन सा सिक्का साफ देख सकते हो? गिलास में या हथेली पर? जो सिक्का तुम्हारे हाथ में है। छाया मुट्ठी बंद कर लेती है। और अब कैसे दिखेगा? तुमने मुट्ठी बंद जो कर ली। और अब गिलास दिख रहा है। तुम्हें कैसी बात कर रही हो? जब तुमने हाथों से गिलास ढक लिया है तो कुछ कैसे दिखेगा? उत्सव, कुछ वस्तुएं पारदर्शी, जिन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और कुछ अपारदर्शी, जिन्हें हम अंग्रेजी में ओपेक कहते हैं। जिन वस्तुओं में से प्रकाश गुजर सकता है वो पारदर्शी होती हैं, जैसे कि पानी, साफ शीशा और कई प्रकार की प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, जैसे पानी की बोतलें। हम उनके अंदर देख सकते हैं। प्रकाश उनके अंदर से जाकर जब किसी वस्तु से टकराकर वापस आता है तो हम उसे देख पाते हैं। अब बात आती है उन वस्तुओं की जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर पाता। ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं। इनसे प्रकाश टकराकर या तो दूसरी दिशा में मुड़ जाता है या वापस लौट जाता है। छाया, मुझे कुछ समझ तो आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से समझाओ ना। अच्छा देखो उन पेड़ों को
क्या तुम्हें उनकी छाया दिखाई दे रही है? छाया तो तुम हो, लेकिन हाँ, मुझे दिख रही है पेड़ों की छाया। हाँ, मेरे नाम का मतलब यही तो है, किसी वस्तु की परछाई। उत्सव, तुम अगर ध्यान से देखो, कांच के गिलास की परछाई कितनी हल्की है। पानी की परछाई तो लगभग दिख ही नहीं रही, जबकि पेड़ों की परछाई कितनी गहरी है। परछाई या छाया तब बनती है जब प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। जैसे जहाँ जहाँ प्रकाश के रास्ते में पेड़ है, वहाँ वहाँ तुम्हें परछाई दिखाई देगी। ऐसे वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते। छाया, मुझे कुछ बातें अभी भी समझ नहीं आई। जैसे आम शीशे तो पारदर्शी होते हैं, लेकिन फिर ड्रेसिंग टेबल के शीशे में हमें अपनी तस्वीर कैसे दिखती है? उत्सव, ये सवाल थोड़ा कठिन है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा चलो, हम अपनी विज्ञान की पुस्तक की मदद लेते हैं। छाया अपनी विज्ञान की पुस्तक लेकर आती है और उसे खोलकर देखने लगती है। हाँ, मैं यही चीज तो भूल गई थी। उत्सव, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएं अपरभासी भी होती है। इनमें से प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं जा पाता, किंतु कुछ हद तक जा पाता है, जैसे हल्का कागज, हल्का कपड़ा आदि। अच्छा, समझ गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। बता रही हूँ, थोड़ा सब्र तो करो और शीशे के सामने खड़े हो जाओ। देखो, पहले बल्ब का प्रकाश तुमसे टकराता है, फिर परावर्तित होकर शीशे से टकराता है और उसके पीछे के चिकने पदार्थ से पुनः परावर्तित होकर हमारी आँखों में जाता है और हम खुद को देख पाते हैं। इसी तरह कमरे की हर वस्तु जो शीशे के सामने है, उसका बिंब हम शीशे में देख सकते हैं। वस्तुओं से प्रकाश टकराकर जब वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन। इसे समझने के लिए ही हमें पारदर्शी एवं अपारदर्शी के बारे में जानना जरूरी था। हर वस्तु अलग अलग मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है। सबसे कम परावर्तन पारदर्शी वस्तुएं करती हैं और सबसे अधिक चमकीले अपारदर्शी। इनके बीच में पारभासी वस्तुएं आती है, जो वस्तुएं उन पर पड़ने वाले लगभग सारे प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। उनमें हम अपनी तस्वीर देख पाते हैं। अच्छा, समझ गया। मतलब ये कि शीशों में से प्रकाश गुजर जाता है, लेकिन उसके पीछे के पदार्थ से टकराकर परावर्तित हो जाता है। ये देखो, ड्रेसिंग टेबल के शीशे के पीछे एक चमकीले पदार्थ का लेप किया गया है, जो उस पर पड़ने वाले सारे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। छाया, मैं समझ गया। शायद इसी तरह हम कई सारी चिकनी वस्तुओं में अपनी तस्वीर देख पाते हैं, जैसे चिकनी कटोरियाँ और चम्मच। हाँ बिल्कुल, चिकनी वस्तुएं ज्यादा प्रकाश परावर्तित करती है। अच्छा, लेकिन अब मुझे एक और सवाल सूझ गया। अब तो जितना मुझे समझ आया था सब बता दिया। हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि चम्मच में हमारी तस्वीर छोटी क्यों दिखती है? उत्सव, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। हम दोनों टीचर से इसके बारे में जानेंगे। चलो, तब तक हम किताबों में ही तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब ढूंढते हैं। जानवरों का अनुकूलन भाग 3। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे समुद्र के किनारे, रेगिस्तान के पास, पहाड़ों पर, वनों के समीप, गांव में या शहर में। जहां आप रहते हैं वो आपका निवास स्थान कहलाता है, अंग्रेजी में जिसे हैबिटेट कहते हैं। मनुष्य जहां रहता है उस जगह और वहां की जलवायु के हिसाब से कपड़े पहनता है, खाना खाता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पशु पक्षी कैसे अनुकूलन करते हैं? वो भी तो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे वनों में, रेगिस्तान में इत्यादि। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे।
इस कहानी के उद्देश्य हैं क. समझना कि जानवर अनुकूलन क्यों करते हैं. ख. ये समझना कि जानवर अलग तरह के निवास में कैसे अनुकूलन करते हैं. पकड़ो पकड़ो मुझे। चलो अब भागना बंद करो अमर, हम दोनों तो थक गए। आओ यहाँ बैठ जाते हैं। अरे देखो, भागते भागते हम तालाब तक पहुँच गए। देखो मेंढक। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, वो रहा, कैसे हरी हरी पत्तियों में छिपकर बैठा है। प्रकृति ने जानवरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए अलग अलग शारीरिक लक्षण दिए हैं, जैसे ये मेंढक। हाँ, बहुत ही अनोखी बात है। ये जानवर और पक्षी अपने अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अनुकूलन कैसे करते हैं? और कौन से जानवर होते हैं जो अनुकूलन करते हैं? मैंने पढ़ा है कि जानवर ठंडी जगहों पर रहते हैं और जो जानवर गर्म जगहों पर रहते हैं वे अलग अलग तरह के अनुकूलन करते हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में करता है, पर ठंडी जगहों पर रहने वाले जानवर जैसे पोलर भालू यानी ध्रुवीय भालू और पेंगुइन कैसे अनुकूलन करते हैं? कितनी ठंड होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में? मैंने पढ़ा है कि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वे हमारी तरह स्वेटर और मोजे तो नहीं पहन सकते। हाँ, हमने भूगोल में पढ़ा था कि धरती के ध्रुवों पर बहुत ठंड होती है। चलो घर चलते हैं और किताब से पढ़कर और जानकारी हासिल करते हैं। ये देखो इन चित्रों को। यहाँ पोलर भालू यानी ध्रुवीय भालू और पेंगुइनों की तस्वीरें हैं। चलो पढ़ते हैं। इस चित्र के अनुसार ध्रुवीय भालू का सफेद रंग का होता है, जिसके कारण वह बर्फ के सफेद रंग के सामने दूसरों को नजर नहीं आता और अपने आप को सुरक्षित रखता है। ख. इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, जो इसे सर्दी के मौसम में गर्म रखती हैं। ग. इसके नाखून मुड़े हुए और लंबे होते हैं। ये इसे बर्फ में चलने में मदद करते हैं। घ. इसकी त्वचा के नीचे वसा यानी फैट की एक परत होती है, जो इसे गर्म रखती है। क्या बात है! ध्रुवीय भालू तो अपने शरीर के हर हिस्से से अनुकूलन कर सकता है। पेंगुइन के बारे में लिखा है कि उनके शरीर की त्वचा भी मोटी होती है और अत्यधिक वसा उनको गर्म रखती है। वे बहुत अच्छी तैराक होती है। पेंगुइन हमेशा एक झुंड में रहती हैं, ताकि उनको एक दूसरे से गर्मी मिल सके। कितनी दिलचस्प जानकारी है! ये जानवर तो ठंड में अपने अनुकूलन करने की वजह से लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन कई पक्षी तो प्रवास करते हैं, है ना? हाँ, मैं अपने दादाजी से मिलने भरतपुर गई थी, जो कि राजस्थान में है। दादाजी बता रहे थे कि वहाँ 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा तय करके कई पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन आती हैं और सर्दियां समाप्त होने पर वे अपने आवास पर पुनः लौट जाती हैं। कितने आश्चर्य की बात है! इन पक्षियों को कैसे पता चलता है कि साइबेरिया से भारत का रास्ता कौन सा है? लगता है इन्हें सूर्य और चांद से मार्गदर्शन मिलता है। चलो मीना दीदी से पूछते हैं। वह कॉलेज में पढ़ती हैं, उनको इसके बारे में जानकारी जरूर होगी। नमस्ते मीना दीदी, कैसी हैं आप?
हम सब जानवरों और पक्षियों के अनुकूलन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जब पक्षी प्रवास करते हैं तो वे कैसे वर्ष दर वर्ष एक ही जगह पर आते रहते हैं। उनको रास्ते कैसे याद रहते हैं। अरे वाह बच्चों, बड़ी मजेदार चर्चा कर रहे हो तुम सब। बात दरअसल ये है कि अधिकांश पक्षी रात के समय ही प्रवासी उड़ान भरते हैं, अतः उनके बड़े बड़े झुंडों की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। स्पष्ट ही उनकी बनावट में ऐसी कोई विशेषता है जो इन बाहरी चीजों की मदद के बिना भी दिशा निर्धारण में सहायता करती है। इस विशेषता की वैज्ञानिकों को अभी भी ठीक ठीक समझ नहीं है। इसका भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए धरती के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। कितनी अनोखी जानकारी है ये। मुझे तो लगता है किसी दिन किसी प्रवासी पक्षी से ही पूछना पड़ेगा। काश मेरे भी पंख होते तो मैं भी इन पक्षियों की तरह देश विदेश की सैर करती। दीदी, हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास होते हैं। यहाँ वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट होते हैं। वहाँ बहुत वर्षा होती है और मौसम बहुत गर्म और आर्द्र होता है। यहाँ कई सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे बंदर, गुरिल्ला, शेर और रंग बिरंगे पक्षी जैसे तोते आदि। ये सारे अपने आप को वर्षावन के अनुकूल कैसे बनाते हैं? हाँ, सही कहा तुमने। वर्षावन में रहने वाले पशु पक्षियों की सुनने की शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छलावरण यानी कैम्यूफ्लाज करने में सहायता करती है। बंदर अपनी लंबी पूंछ की सहायता से शाखाओं को आसानी से पकड़ सकता है और यहाँ से वे वहाँ कूद सकता है। और हाथी अपनी लंबी सूंड से भोजन उठा सकता है और अपने दांतों से पेड़ों की छालों को आसानी से छील सकता है। अरे वाह, तुम सब तो बहुत जानकार हो। पता है, हाथी के कान उसे हल्की से हल्की ध्वनि सुनने में मदद करते हैं और उसे गर्मी में पंखे जैसे ठंडा भी रखते हैं। एक पक्षी जिसका नाम टूकन है, उसकी चोंच बहुत लंबी और बड़ी होती है। अपनी चोंच की वजह से वह ऐसी शाखाओं पर लगे फल को तोड़ सकता है जो बहुत कमजोर होती हैं। क्या बात है! चलो रमा, अमर, हम घर जाकर एक चित्र बनाते हैं और उसमें पशु और पक्षियों के अनुकूलन की जानकारी लिखते हैं। कल स्कूल में टीचर जी को दिखाएंगे। धन्यवाद मीना दीदी। तो देखा दोस्तों, जानवर कैसे अलग अलग जलवायु में अनुकूलन करते हैं। है ना कितनी विचित्र बात। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जानवरों के आवाज को नुकसान न पहुंचाएं। जल्द मिलेंगे दोस्तों। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा, सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती जल्दी उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती। टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी, थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे। रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्यारा,
नींद आई, अब सोएगी ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना। बताओ तारा को क्या क्या है करना? आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना। देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात, तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते। हर दिन अप्पा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना, मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना, तो अनहोनी नहीं मन का घबराना, किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ न पाए, तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं, घर में सबसे गप लड़ाएं, पर अफवाहों को ना फैलाएं, खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अप्पा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अप्पा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती, मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ, सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब। अप्पा, तारा, नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? हा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन
ऑटो टैक्सी दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है, जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आप जानते हैं, हमारे इलाके के मादा कुत्ते ने पिल्लों को जन्म दिया है। वे बहुत प्यारे हैं। वे हमारी खिड़की से दिखाई दे रहे हैं। देखिए मम्मी, ये पिल्ले कितने प्यारे हैं। हाँ, बच्चे तो सभी के प्यारे लगते हैं, चाहे जानवर हों या पौधे। हाँ, नन्हे नन्हे पौधे देखने में कितने प्यारे लगते हैं ना। मुझे याद है, पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा था पौधों के प्रजनन के बारे में। मम्मी, क्या जंतु भी पौधों की तरह बच्चों को जन्म दे सकते हैं? सानिया, जानवरों में भी अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन जानवरों के प्रजनन और पौधों के प्रजनन में कुछ अंतर होता है। ओह, ऐसा है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं, पर कैसे? दोस्तों, क्या आपको याद है कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है? क्या आप पौधे के उन भागों की सूची बना सकते हैं जो प्रजनन में भाग लेते हैं? मम्मी, मुझे याद है कि पौधे में नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। क्या जंतुओं में भी जनन के लिए नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं? हाँ सानिया, होते हैं।
एक ही जंतु में नर और मादा जननांग नहीं पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं में नर जननांग होते हैं जो नर जंतु कहलाते हैं और कुछ में मादा जननांग होते हैं जिनको मादा जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्यों में होता है। बिल्कुल सही। क्या आप फोटो देखकर नर और मादा जनन अंगों की पहचान कर सकते हैं? मम्मी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि जंतु अलैंगिक प्रजनन कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि जंतु तो आपस में बंध नहीं सकते। नहीं सान्या, अलैंगिक प्रजनन दूसरी तरह से भी हो सकता है, जैसे मुकुलन। मुकुलन? हाँ, दरअसल अलैंगिक जनन अपनी ही तरह का जंतु पैदा करने का बहुत ही कारगर तरीका है। जरा सोचो, अगर तुम खुद ही दो हिस्सों में बंट जाओ और खुद के जैसा जंतु पाओ। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि जंतु खुद के जैसा जंतु कैसे बना सकते हैं। सानिया, सारे जंतु ऐसा नहीं कर सकते, परंतु अलैंगिक जनन कुछ जंतु जैसे हाइड्रा और अमीबा ही कर सकते हैं। हाँ, नए जीव मुकुलन एवं द्विखंडन के द्वारा पैदा होते हैं और एकदम अपने जनक जैसे ही दिखते हैं। आपका मतलब जनन शरीर के किसी अन्य अंग में होता है, न कि जननांग में? हाँ। पर कैसे? चलो हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं। हाइड्रा साफ पानी का सूक्ष्म जीव है जो कि मुकुलन द्वारा जनन करता है। अनुकूल वातावरण में उसके डंठल पर कली निकलना शुरू होती है। कली अपने जनक हाइड्रा जैसा ही जाल बनाने लगती है। धीरे धीरे कली अपने जनक जीव से अलग होने लगती है। जैसे ही कली पूरी तरह से अलग हो जाती है, एक नया और समान हाइड्रा बन जाता है। ये तो मजेदार है। क्या अमीबा भी इसी तरह मुकुल बनाता है? नहीं सान्या, अमीबा द्विखंड द्वारा जनन करते हैं। अच्छा, वो कैसे होता है? अब तुम इस पर शोध करो। दोस्तों, क्या आप अपनी पुस्तक से देखकर बता सकते हैं? आप पेज 107 और 108 पर देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर भी अलैंगिक जनन जीव डालकर देख सकते हैं। आप ऐसे 10 जीवों की सूची बनाइए और फोटो भी इकट्ठा कीजिए और अपने शोध को कक्षा में दिखाइए। सारांश। हमने जाना कि जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक ही जंतु में नर और मादा जननांग नहीं पाए जाते। कुछ जंतु जैसे हाइड्रा और अमीबा में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने की क्षमता होती है। अलैंगिक प्रजनन में बच्चे मुकुलन जैसे हाइड्रा में या द्विखंडन जैसे अमीबा में से होते हैं। जनन शरीर के किसी अन्य अंग में होता है, जननांग में नहीं। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का।
वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए
www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। Million minds augmenting national aspiration and knowledge. तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी सैर कराएंगे यहाँ अवस्थित औषधीय गार्डन यानी हर्बल गार्डन की। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसका मुख्य मकसद इन पौधों के औषधीय गुणों को दर्शकों को बताना है। हर्बल गार्डन के मुख्य द्वार पर महर्षि धन्वंतरी के बड़े आकार की प्रतिमा लगाई गई है। गार्डन के अंदर के भाग में एक विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जिसके हर हिस्से में काम आने वाले औषधीय पौधों को लगाकर दर्शकों को बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन औषधीय पौधे किस रोग में उपयोगी हैं। पटना जू में वनस्पति प्रक्षेत्र में एक सेक्शन बनाया गया है जिसमें अलग अलग तरह के गार्डन्स के बारे में जिक्र है। उसी क्रम में आज हम लोग हर्बल गार्डन के बारे में जानेंगे और यहाँ क्या क्या प्रजातियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बल गार्डन को मेंटेन करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में आयुर्वेदा से संबंधित और जो भी औषधीय पौधे हैं और एरोमेटिक्स प्लांट हैं उससे संबंधित लोगों को जानकारी दी जा सके। प्राचीन काल में जो आयुर्वेदा था ये हमारे एक जीवन पद्धति में शामिल था और जो भी हमारे गांव या देहात के लोग होते हैं या पुराने लोग हैं वो अपने जीवन में प्रतिदिन बहुत तरह के ऐसे पौधों का यूज करते हैं डेली इसमें, जिससे अलग अलग फ़ायदा होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज का क्षरण होता जा रहा है। जो आगे आने वाली नई पीढ़ी है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान में हर्बल गार्डन का स्थापना किया गया है महर्षि धन्वंतरी के नाम पे। हमारा हर्बल गार्डन है पटना जू का। इसमें बहुत से प्रजाति के स्पीसीज पौधे इसमें लगाए गए हैं, जैसे सर्पगंधा, सुगंधा, इसके अलावा मुस्तक हैं, अस्परागस हैं, स्टीविया हैं और भी बहुत तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं और उनके यूजेज के बारे में भी बताया गया है। यहाँ 60 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधों को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यह है सर्पगंधा, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और अनिद्रा के लिए किया जाता है। यहाँ आप कई प्रकार के तुलसी के पौधों को देख सकते हैं जो इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तुलसी के औषधीय गुणों का आयुर्वेद में अधिक महत्व है। यहाँ आप श्याम तुलसी और आम तौर पर पाए जाने वाले तुलसी पौधों के अलावा लवंग तुलसी और कर्पूर तुलसी के पौधों को भी देख सकते हैं। भृंगराज का संपूर्ण पौधा उपयोगी है, जो बालों के लिए और आंख संबंधी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। सदाबहार का संपूर्ण पौधा मधुमेह में लाभकारी होता है। एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, पेट के लिए अति उपयोगी माना जाता है। इस गार्डन में पौधों की जानकारी लेने हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं।
बिहार सरकार के औषधि निदेशालय की ओर से उद्यान में दर्शकों को औषधीय उपचार की जानकारी भी दी जाती है और इसके लिए यहाँ चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया गया है। औषधीय पौधों का एक अनोखा संग्रह है। यहाँ 60 से भी अधिक प्रजाति के पौधे हैं, जो कि सब पौधे अपने रूप और गुण के कारण काफ़ी लाभदायक है और अपने आप में एक अलग पहचान है। आज के प्राचीन युग में इन औषधीय पौधों का काफ़ी उपयोग किया जाता रहा है और फिर से एक प्रचलन चली है कि लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं और संजय गांधी जैविक उद्यान इन औषधीय पौधों को बहुत ही अच्छे तरह से संजो कर रखा हुआ है और यहाँ पौधे पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, किस पौधे को कब पानी चाहिए, कब इसमें कोड़नी चाहिए, कब निकौनी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और 60 से भी ऊपर प्रजाति के यहाँ पौधे हैं, जैसे लाजवंती हो गया, खस हो गया, अश्वगंधा हो गया, शंख पुष्पी हो गया, वन हल्दी हो गया और सभी पौधे कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जू शो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।